हेलो वेब डिज़ाइनर्स। मेरा नाम है समीर ख्वाजा और आज इस ट्यूटोरियल के अंदर हम पीएचपी और माईएसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। सही है। तो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो है पीएचपी फॉर्म्स पढ़ेंगे। सही है। अभी तक जो हमने पीएचपी में पढ़ा था वो हमने फॉर्म्स देखे तो थे, पर अब माईएसक्यूएल के साथ कनेक्टिविटी यानी डेटाबेस में हम कैसे डेटा सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सही है। जिसमें हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक होता है गेट और दूसरा होता है पोस्ट। सही है। इसके बाद माईएसक्यूएल की कनेक्टिविटी से कुछ फंक्शंस होते हैं जिसमें हमारे पास माईएसक्यूएल कनेक्ट होता है और क्लोज, सेलेक्ट डीबी, क्यूरी और ये बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक हम एग्जांपल करेंगे जो विजुअल स्टूडियो कोड में यूज़ करूँगा और एक रियल टाइम आपको कनेक्टिविटी डेटाबेस से करके दिखाऊंगा और कैसे डेटा रिट्राइव करें डेटाबेस से वो भी दिखाऊंगा। इसके बाद सेशंस और हम कुकीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और लास्ट में हम एक फॉर्म्स की एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे जिसमें हमने लास्ट टाइम अपने HTML और CSS में जितने भी हमने जो लास्ट में टास्क में जो हमने फॉर्म बनाया था लॉगिन फॉर्म, उसको हम आगे फर्दर इसमें PHP अप्लाई करेंगे। और हमारे पास जो सबसे आखिर में जो फाइनल टास्क होता है इसमें आपके लिए एक सरप्राइज टास्क होगा जो आपको हर वीडियो के एंड में मैं बोलता हूँ कि करने के लिए, और उससे हमारी जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। सही है। टास्क के अंदर तो सबसे पहले हमारे पास गेट और पोस्ट फंक्शन जो होते हैं उसको हम देखते हैं। तो गेट फंक्शन जो होता है वो हमारे पास मेथड हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। सही है। मेथड लिखते हैं और इसके बाद मेथड बताते हैं कि कौन सा मेथड है। तो जब भी हम गेट फंक्शन यूज़ करते हैं तो वो हमारा जो डेटा जो होता है वो हमारा हेडर के फॉर्म में यानी URL के फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। सही है। तो इस तरह हमारे पास ये जो URL है तो हमारा एफ नेम नज़र आ रहा है अब्दुल, और फिर एज नज़र आ रही है 40, और फिर सबमिट बटन के ऊपर जो भी वैल्यू हमने जो पास करवाई है वो एक तरीके से यहाँ पे गेट फंक्शन में नज़र आ रहा होता है। सही है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हमने एक फॉर्म बनाया है। सही है। इसमें एक्शन ने एक्सटेंशन 1 सही है और .php रखा है और मेथड जो है वो गेट है। सही है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, अगर आप इसको कैपिटल GET करोगे तो भी कोई मसला नहीं है। और फिर इसके बाद हमने नेम एक इनपुट फील्ड है। सही है। जिसमें जिसका नेम एफ नेम है। सही है। दूसरी इनपुट फील्ड है एज, टाइप इसकी दोनों की टेक्स्ट है, इसका दूसरे का नाम एज है और एक सबमिट बटन है। सही है। अब जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो नेम जो फील्ड है एफ नेम और एज, ये दोनों डेटा हमारे पास हमारी URL में सेंड हो जाएगा। सही है। और हम इसको अपनी दूसरी फाइल या एक्सटेंशन 1 के अंदर जो फाइल है उससे हम इस डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। कैसे? सिंपल है। हम लिखते हैं डॉलर की साइन। सही है। $, अंडरस्कोर गेट, और जो हमारा नेम था, सही है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो नेम हमने रखा था वो नेम का एफ नेम था, तो वो एफ नेम के ज़रिए हम जो नेम हमने बॉक्स पे डाला था इनपुट फील्ड में वो हम कैप्चर कर सकते हैं। सही है। इसी तरीके से एज भी इसी तरीके से होता है। इसके बाद हमारे पास गेट फंक्शन हमने देख लिया कि किस तरीके से हम गेट कर रहे हैं हम चीज़ें जो भी टेक्स्ट बॉक्स से, और फिर इसके बाद इसमें भी सारी चीज़ यही चीज़ें लिखी हुई गेट फंक्शन की। अब पोस्ट फंक्शन जो होता है वो जो डेटा जो होता है वो हमारे पास बॉडी, इनसाइड द बॉडी, और मतलब एक तरीके से URL में डिस्प्ले नहीं होता। सही है। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो ये सेम मेरे पास HTML है। सही है। फॉर्म बनाया, हमने खाली चेंज किया कि ये मेथड की जगह में पोस्ट लिख दिया। सही है। आप इसको भी केस सेंसिटिव नहीं होता तो POST आप कैपिटल लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, या स्मॉल है कैपिटल। सही है। और फिर हमने नेम और एज का दो इनपुट फील्ड बनाई और इसी तरीके सबमिट बटन है। अब यहाँ पे हमें अगर डेटा को कैप्चर करना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, $, अंडरस्कोर, पोस्ट लिखते हैं और नेम ऑफ द जो फील्ड यानी हम नेम रखा है एफ नेम, तो हम यहाँ पे वो लिखते हैं। सिंपल है। गेट और पोस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक हमारी URL में डिस्प्ले होता है और इसके अंदर हमारे पास URL में डिस्प्ले नहीं होता डेटा। सही है। इसको हम मज़ीद फॉर्म्स को आगे वीडियोज़ जो होगी उसके अंदर जैसे मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लास्ट में, सेकंड लास्ट में, सही है, फॉर्म पे एक अच्छा सा प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है जिसको हम डिस्कस करेंगे VS कोड के ऊपर। सही है। तो यहाँ पे और ज़्यादा लास्ट स्लाइड है फॉर्म की, तो जिसके अंदर हमने जो डेटा हमने फैच कर रहे हैं यानी जो पोस्ट मेथड के जरिए डेटा सबमिट हो रहा है उसको हम चेक कर रहे हैं कि वो जो सिंपल ये है कि इसी फाइल के अंदर हमने काम किया है। तो हमने क्या किया, इस सेट हमारे पास फंक्शन जो होता है वो रिटर्न करता है, तब ट्रू रिटर्न करता है जब उस वेरिएबल या उस किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ सेट हुई हो, कुछ वैल्यू सेट हुई हो। सही है। तो सबमिट बटन के ऊपर जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास इनडायरेक्टली एक वैल्यू सेट हो रही है सबमिट पे। सही है। कि सबमिट हमारा प्रेस्ड हो रहा है, तो इस हिसाब से जैसे सबमिट बटन प्रेस्ड होगा तो क्या होगा, एक इको हो जाएगा, यू क्लिक
सबमिट, सही है। वरना अगर सबमिट बटन कैंसिल पे क्लिक करेंगे, सही है, जो दूसरा हमने बटन बनाया कैंसिल, जिसका नेम कैंसिल दिया, सही है, हम इसको नेम के हिसाब से इसके वैल्यूज़ कैप्चर करते हैं, सही है। अगर नेम कैंसिल पे हम क्लिक करेंगे तो सिंपल वो सेट हो जाएगा कैंसिल, और उस हिसाब से वो प्रिंट कर देगा यू क्लिक कैंसिल, यू क्लिक हाँ कैंसिल, सही है। तो इस हिसाब से ये इस सेट फंक्शन होता है। अगर आपने ये इको और आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जैसे पीएचपी हम स्टार्ट कर रहे हो एंड कर रहे हैं, तो इसकी सब बेसिक वीडियो, एक तरीके से बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक की वीडियो मैंने पहले ही इसी प्लेलिस्ट पे बनाई हुई है, सही है। इसके 2 पार्ट्स हैं, सही है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, और इसके मैंने डिटेल में पीएचपी समझा दी है, और इसके बहुत सारे फंक्शंस भी डिस्कस किए पीएचपी के। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आके वीडियो देख सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स है पीएचपी की। इसके बाद हमारे पास MySQL और पीएचपी कनेक्टिविटीज़ आ जाती है, सही है। तो सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास MySQLi कनेक्ट है। अच्छा, अब हम जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी और MySQL यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे प्रोसीजरल यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट ये होता है, खाली एरो आ जाते हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं उसमें हमारे पास एरोस के ज़रिए हम वैल्यूज़ देख रहे होते हैं, और यहाँ पे प्रोसीजर में हम ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ या डॉट यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। MySQLi कनेक्ट जो होता है हमारे पास, वो टोटल 3 पैरामीटर लेता है। हम इसमें ज़्यादा पैरामीटर भी दे सकते हैं। सिंपल ये है कि ये डेटाबेस कनेक्टिविटीज़ ज़ाहिर करता है, सही है, डेटाबेस कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर हमारे पास सर्वर नेम आता है, सही है। हमारा सर्वर नेम क्या है, तो हमारे केस में जो सर्वर नेम होता है लोकल होस्ट होता है, सही है। फिर इसके बाद यूज़र कौन सा है, यूज़र, तो क्योंकि आप जैम्प अगर यूज़ कर रहे हो, जो मैं आगे बताता हूँ जैम्प कैसे हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर जैम्प यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जो यूज़र नेम होता है वो रूट होता है, ROOT रूट, और जो पासवर्ड होता है वो कुछ भी नहीं होता है, मतलब नल पासवर्ड होता है। तो सिंपल ये MySQLi कनेक्ट से हमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो जाती है। और चौथा जो फोर्थ पैरामीटर जो होता है उसमें आप अपनी डेटाबेस का नाम दे सकते हो, सही है। तो सर्वर नेम, पहले में आप सर्वर नेम बता सकते हो, दूसरे में आप यूज़र नेम बता सकते हो, सही है। जो कि रूट है, मैंने जैसे बताया आपको, सर्वर नेम लोकल होस्ट होता है, और पासवर्ड आप बता सकते हो अगर आपने पासवर्ड रखा हुआ है अपने सर्वर पे। और फिर इसके बाद डेटाबेस का नाम भी आप बता सकते हो कि कौन से डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है। दूसरा हमारे पास फंक्शन जो होता है वो MySQLi क्लोज होता है। इससे क्या होता है, ये हमारे पास डेटाबेस के एंड में लगता है, क्योंकि जो हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी होती है वो परसिस्टेंट होती है। परसिस्टेंट मतलब कि एक बार हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो हमारे पास इस्टेब्लिश ही रहती है, यानी हम इसमें डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बार बार, बिना बार बार ओपन किए डेटा अपने कनेक्टिविटी को ओपन करें, हम बार बार डेटा को सेंड कर सकते, रिसीव कर सकते, कैप्चर कर सकते, सही, मॉडिफाई कर सकते। और एंड में जैसे हमारा सारा काम ख़त्म हो जाता है और हम समझते हैं अब हमें और काम नहीं करना है, तो हम MySQLi क्लोज लिख देते हैं। इससे हमारे पास डेटाबेस जो कनेक्शन होता है डेटाबेस के साथ, वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। तो सिंपल इसमें हम डेटाबेस का क्लोज लिखते हैं और कनेक्शन के अंदर जो हमने डेटाबेस खोला था उसका रेफरेंस यहाँ पे दे देते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स आगे हम करेंगे डिटेल के अंदर, इसको हम समझते जाएंगे, सही। तो अब इसके बाद अगर मुझे कोई क्यूरी रन करनी है, अब तक हमने देख लिया कि कैसे हम इसको सेलेक्ट डीबी कर रहे थे और कनेक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे, सही है। अब अगर मुझे कोई क्यूरी इसमें रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है क्यूरी एसक्यूएल की, तो उसके लिए MySQLi क्यूरी मैं यूज़ करता हूँ। और ये 2 पैरामीटर लेता है। पहला तो कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमने कनेक्ट किया अभी, उसका रेफरेंस लेता है, और फिर इसके बाद क्यूरी लेता है। तो क्यूरी हमारे पास कुछ भी हो सकती है, सेलेक्ट क्यूरीज यानी सेलेक्ट यूज़ हो सकता है, हम इसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हम MySQLi क्यूरी लिखते हैं, हम इसको बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करेंगे आगे, सही है। इसके बाद जो है वो MySQLi फैच रो, ये जो होता है हमारे पास वो एक तरीके से हमारे रोज़ फैच करके देती है, सही है, कि कितनी हमारे पास जो रोज़ है। अच्छा, इसमें जो है वो MySQLi क्यूरी जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तब इसके बाद हमारे पास कुछ रोज़ रिटर्न होती है। अगर वो रोज़ मिलती है हमें डेटाबेस के अंदर, तो फिर हम आगे MySQLi फैच रोज़ यूज़ करते हैं, जिससे जो भी रिटर्न रोज़ है उसको हम बारी बारी एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए, सही है। तो इसके अलावा और भी होती है, जैसे हम नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम कर सकते हैं। हम MySQLi एरर जो होता है उससे हम कौन कहाँ पे एरर आया वो मालूम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसको हम आगे फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अब हम देखते हैं अपने MySQL डेटाबेस में हम जब रन करते हैं तो उसके लिए हमें एक सर्वर चाहिए होता है, सही है, क्योंकि ये सर्वर साइड लैंग्वेज है PHP, सही है। जैसे मैंने अपनी लास्ट
जो PHP की बिगनर वीडियोस थी, सही एडवांस वीडियोस थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि सर्वर साइड लैंग्वेज है PHP, जिसके लिए हमें सर्वर चाहिए होता है। तो हम जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं वो XAMPP यूज़ कर रहे हैं, और आप जो कोडिंग के लिए जो आप IDE यूज़ करना चाहते हो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो आप कुछ भी कर सकते हो। VS कोड कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट कर सकते हो, सही है। अगर इनमें से बहुत PC भारी हो रहा है और PC हैंग कर रहा है तो Notepad++ भी यूज़ कर सकते हो, सही है। मैं जो है VS कोड यूज़ करूँगा अपने आगे जब परफॉर्मेंस जब एग्जाम्पल परफॉर्म करूँगा तो VS कोड हम यूज़ करेंगे। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पे जाओगे और इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे जाके आप XAMPP डाउनलोड कर लोगे और फिर XAMPP के बाद XAMPP के दोनों सर्वर इंस्टॉल कर दोगे। अच्छा, मेरा जो XAMPP का सर्वर है वो 8080 पोर्ट पे चल रहा है। ज़रूरी नहीं है आपका भी सर्वर 8080 पोर्ट पे चले, क्योंकि मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की थी अपने VS कोड के ऊपर, जो लाइव में चलाने के लिए कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे अपना XAMPP का सर्वर है वो चेंज करना पड़ा, दूसरे पोर्ट पे करना पड़ा। तो अब इसके बाद हम रन कैसे करते हैं फ़ाइल को XAMPP की। तो XAMPP की फ़ाइल को रन करना बहुत सिंपल है। आप बाय डिफ़ॉल्ट जो आप इंस्टॉलेशन करते हो XAMPP को, वो C ड्राइव में आपकी इंस्टॉलेशन होती है। तो C ड्राइव में आप जाओगे, अपने जो C ड्राइव होती है विंडोज़ की ड्राइव, उसके अंदर जाओगे आपको वहाँ पे XAMPP नज़र आएगा, सही है। XAMPP के नाम का फ़ोल्डर नज़र आएगा, उसमें आप जाओगे, सही है। उसमें आपको बहुत सारे फ़ोल्डर नज़र आएंगे। आपको जाना है htdocs के अंदर, सही है, htdocs के अंदर। तो C में जाना है, XAMPP में फ़ोल्डर में जाना है, फिर htdocs के फ़ोल्डर में जाना है, और वहाँ पे आप अपनी कोई भी फ़ोल्डर बना सकते हो, उस फाइल क्रिएट कर सकते हो। वो आपकी .php के एक्सटेंशन से फाइल आप उसमें क्रिएट कर सकते हो, सही है। index.php आप यूज़ कर सकते हो, सही है। वो एक तरीके से बहुत जर्नलाइज हम इंडेक्स यूज़ करते हुए रीडायरेक्ट हमारा इंडेक्स पे ही होता है, सही है। अगर आप दूसरी फाइल नाम कर सकते हो तो कोई मसला नहीं है इसमें। और फिर इसके बाद आप उसमें PHP अपना कोड लिखते हो, और फिर इसके बाद इसको रन करना है आपको। अगर फाइल को रन करना है तो आपको XAMPP के सर्वर को स्टार्ट करना है, दोनों अपाची और MySQL। और फिर इसके बाद आप लिखोगे लोकल होस्ट और फोल्डर का नाम, सही है। आपके जो फोल्डर आपने बनाया, सपोज डेमो फोल्डर मैंने बनाया, और इसके अंदर जो फाइल है उसका नाम स्लैश करके / से सेपरेट करते हैं हम, और ये लिख के आप एंटर करोगे तो आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली आपको अपने ब्राउज़र पे नज़र आ रही होगी, सही है। ये तरीका है हमारे पास कैसे हम फाइल को रन करते हैं। अब हमने जो ऊपर हमने जो MySQL की कमांड्स की कनेक्टिविटी देखी, इसकी हम थोड़ी एग्जांपल देखते हुए जाते हैं, सही है। हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना दिए। सर्वर नेम हमने लोकल होस्ट दे दिया हमारा, मैंने जैसे बताया बाय डिफ़ॉल्ट नेम लोकल होस्ट होता है। यूज़र नेम रूट है, और पासवर्ड हमारे पास कुछ भी नहीं, नल है पासवर्ड, सही है। और फिर हमने क्या किया, कनेक्शन का वेरिएबल बनाया, सही है। और इसमें मैंने MySQLi कनेक्ट लिखा है, सही। अब इसमें मैंने बताया था कि 3 पैरामीटर लेते हैं, आप 4 भी दे सकते हो। हम फ्यूचर वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, आगे हम चल के इसमें 4 पैरामीटर भी देंगे, सही है। तो सर्वर नेम लोकल होस्ट यहाँ पे आ जाएगा, और रूट यहाँ पे आ जाएगा, और सिंपल कुछ भी पासवर्ड नहीं हो यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि कनेक्शन हमारा, इफ़ कनेक्शन हमारे पास इस्टेब्लिश हो रहा है, सही है। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो वो ये डाई कर दे, प्रिंट कर दे, यानी कुछ एरर ना दे। एरर की जगह पे डाई हम यूज़ करते हैं, एक तरीके से ट्राई कैच के जैसा ये इम्प्लीमेंटेशन होती है इसमें। ये कनेक्शन फेल्ड हो गया, और फिर इसके बाद जो फेल्ड होने का जो रीज़न है, सही है, रीज़न हमें पता चल जाए, तो हम इसमें लिखते हैं MySQLi कनेक्ट एरर, सही है। इससे हमें रीज़न पता चल जाता है कि हमारा कनेक्शन फ़ेल हुआ क्यों है। और अगर कनेक्शन फेल नहीं होता तो हम इको कर दे कनेक्टेड सक्सेसफुली, सही है। तो अब इसको हम आगे यूज़ करते हुए जाएंगे, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। तो अगर हमें DB यानी डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, कोई डेटाबेस अपने PHP के ज़रिए आपने क्रिएट करना है, तो हम सिंपल लिखते हैं SQL हमारी जो क्यूरी है, सही है। हम यहाँ पे ये सपोज क्यूरी सेव कर रहे हैं, हम स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं, जिसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस वेरिएबल में हमने लिखा है क्रिएट डेटाबेस। अच्छा, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब ये है कि जो हमने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की है, ये हमारी पहले से इम्प्लीमेंटेशन होती हुई आ रही है, सही है, यहाँ पे हो चुकी है। और फिर इसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है पहले। तो पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते, चेक कर रहे कनेक्शन हमारे पास सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ है। और फिर इसके बाद हम यहाँ पे डेटाबेस एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, जिसके हमने डेटाबेस यानी डेटाबेस का जो नाम है वो आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, यानी क्रिएट डेटाबेस और DB। अच्छा, ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, SQL की एक तरीके से लैंग्वेज है। जैसे हमारी PHP की लैंग्वेज है, वैसे ही हमारे पास SQL में ही लैंग्वेज होती है, सही है। और यहाँ पे मैंने डेटाबेस का डेटाबेस बना दिया, टेबल आगे बनाएंगे अभी हम। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, MySQL क्यूरी
और हाँ, यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है। अगर हमारी ये क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न करती है, वरना वो फॉल्स रिटर्न करती है। और यहाँ पे 2 पैरामीटर होते हैं हमारे पास। सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है, जो हमने यहाँ पे ऊपर कनेक्ट किया है, सही है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग। और सेकेंड पैरामीटर में हमारे पास एसक्यूएल जो हमारी क्यूरी है, सही है, वो हम देंगे सेकेंड पैरामीटर में। तो हमारे पास यहाँ पे हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न होता है और डेटाबेस हमारा क्रिएट हो जाता है। आपने PHP माई एडमिन के अंदर, सही है, डेटाबेस क्रिएट हो गया सक्सेसफुली और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। अगर नहीं होता वो एरर देगा और फिर बता देगा कि MySQL एरर क्या है इस रेफरेंस में, इस कनेक्शन के अंदर, सही। और आखिर में हमने हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो हम लिखते हैं MySQL आई क्लोज, यानी हमारा डेटाबेस है जो हमने बनाया था ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग जो हमारे कनेक्ट करने के लिए, उसको हम यहाँ पे क्लोज कर दें, सही है। अब टेबल बनाना है, क्योंकि डेटाबेस जो होता है हमारे पास कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, सही है। इसमें टेबल्स के कलेक्शंस होते हैं और टेबल का नाम होता है, फिर टेबल के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे हमने ऊपर जैसे डॉट डॉट है, इसका मतलब कि पहले डेटाबेस हम इसको ओपन करवा सके, इसके अंदर हमने चेक करवा चुके हैं डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली कनेक्शन ओपन हुआ है। और फिर इसके बाद डेटाबेस हमारा सक्सेसफुली हमारे पास बन गया है, वहाँ पे ऊपर हमने डेटाबेस बना भी दिया है। अब हम डेटाबेस में टेबल बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे SQL क्यूरी लिख रहे हैं, सही है, और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, सही है, स्ट्रिंग हमने बनाई है। और क्रिएट टेबल माई गेस्ट, टेबल का नाम है माई गेस्ट्स और इसके अंदर हमने इंटीजर एक आईडी बनाई है जिसमें इंटीजर है, इसकी लेंथ 6 है और ये प्राइमरी की है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि जब भी इसकी वैल्यूज़ हम इंसर्ट करवाते जाए तो वो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती जाएगी, सही है। और फिर फर्स्ट नेम दिया है वारचार, यानी एक तरीके से स्ट्रिंग है, सही, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, सही है, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। और इसकी जो लेंथ है वो 30 है और ये नॉट नल है, यानी ये नल नहीं होना चाहिए, नॉट नल, सही है। और लास्ट नेम हमारे पास भी वारचार है जिसकी लेंथ हमारे पास 30 है और ये भी नॉट नल है। ईमेल है जिसकी लेंथ 50 है और ये आप नल डाल सकते हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट है, मतलब ये जब हमने टेबल बना रहे हैं या कुछ भी करंट टाइम स्टैम्प है, यानी एक तरीके का टाइम हमें पता लगेगा इसमें कि कौन सा टाइम है, सही है। और फिर इसके बाद इसको हमने स्ट्रिंग यहाँ पे क्लोज कर दिए और फिर हमने इसी तरीके से क्यूरी हमने रन की है कनेक्शन स्ट्रिंग, सही है, जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग थी। और इसके बाद SQL जो हमारी क्यूरी है उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया, सही है। कनेक्शन स्ट्रिंग ऊपर हमने बनाई थी और SQL क्यूरी हमने यहाँ पे पास कर दिया। अगर टेबल जनरेट हो जाता है और सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, सही है। तो हमारे पास अगर ट्रू रिटर्न होता है तो इको कर देगा टेबल माई गेस्ट, जो टेबल का नाम है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली, और वो जो टेबल क्रिएट होगा वो हमारे अंडर डेटाबेस, जो हमने डेटाबेस बनाया उसके अंदर होगा। और एल्स में वो रिटर्न कर देगा कि टेबल हमारे पास नहीं क्रिएट हुआ है और जो एरर हुआ है वो कनेक्शन स्ट्रिंग में कहाँ पे हुआ है वो बता देगा, सही है। और आखिर में हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो हम लिखते हैं MySQL आई क्लोज। ये हमें सबसे एंड में लिखना होता है क्योंकि अगर इसके बाद आपको अगर काम करना है तो आपको आपसे अपना कनेक्शन स्ट्रिंग को ओपन करना होगा और फिर आपको काम करना होगा। अच्छा, तो अब इसके बाद हमें अगर डेटा इंसर्ट करना है, अब हमने टेबल बना लिया, हमने डेटाबेस भी बना लिया और फिर इसके बाद हमने उसमें एट्रीब्यूट्स भी असाइन कर दिए। अब हमें टेबल में डेटा इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना है। ट्रिपल डॉट का मतलब ये है कि ऊपर हमारे पास पहले से ही टेबल बना हुआ है, कनेक्शन स्ट्रिंग खुली हुई है, सही है, और हम आगे अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। कैसे, हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई है, सही है, SQL जो वेरिएबल है उसके अंदर स्ट्रिंग हमने सेव की है कि इंसर्ट इनटू माई गेस्ट जो है हमारे पास टेबल का नाम है, सही है। कौन सा टेबल में इंसर्ट करना है यहाँ पे लिखते हैं इनटू के बाद, सही है। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, सही, हमारा टेबल का नाम जो है वो माई गेस्ट है, हमने ऊपर देखा जो हमने बनाया है माई गेस्ट। और फिर इसके बाद इसके बाद हम एट्रीब्यूट्स के नाम लिखते हैं अपने ब्रैकेट के अंदर, राउंड ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट्स के नाम है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, सही है। ये मैच करना चाहिए हमारे पास जो डेटाबेस में नाम है। सो हमारे पास डेटाबेस में जो नाम जो टेबल के अंदर नाम है वो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, सही है। हमने आईडी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आईडी जो है हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट है, सही है। ऑटो इंक्रीमेंट में ये होगा कि हमने अगर फर्स्ट टाइम इंसर्ट कर रहे हैं तो वो 1 जा रहा है और सेकंड जो अगली बार इंसर्ट कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है और फिर सोन चल रहा है। और जो हमारा जो ये रजिस्ट्रेशन डेट है वो हमने जब भी अपना डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो वो
उसी वक्त अपने हिसाब से जो कंप्यूटर की डेट है वो अपने पास ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेव हो रही है। सही है। तो हमने खाली 3 पैरामीटर्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और वैल्यूज़ जो है इसकी, यानी इसके रिप्रेजेंट में जो वैल्यूज़ है, यानी जॉन की वैल्यू फर्स्ट नेम में सेव हो रही है, फर्स्ट नेम के एट्रीब्यूट के अंदर, और डो की वैल्यू हमारे पास लास्ट नेम, और John@example हमारे पास ईमेल के अंदर। अब ये तो सिंपल स्ट्रिंग है। अब इसको हमें सही है रियल टाइम में अपने डेटाबेस में डालना है। तो हम कैसे करना है, हमें MySQLi क्यूरी और कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमारा ऊपर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है और उसके रेफरेंस, और फिर इसके बाद जो हमारी ये जो स्ट्रिंग है, सही है, जो हमने पूरा लिखा है, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे भी लिख सकते हो, सही है, या तो वेरिएबल बना के हम लिख रहे हैं तो ज़्यादा आसान है और रीडेबल भी है। सही है। तो हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया, और ये अगर इंसर्ट हो जाती है वैल्यू तो वो ट्रू रिटर्न करता है। सही है। तो इसका मतलब है इफ़ में जैसे ही ट्रू रिटर्न होता है तो वो बता देगा कि न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्टेड, सही है, ऐसा कुछ मैसेज शो हो जाए। और अगर नहीं होता तो हमें एरर पता चल जाए कि कौन सा एरर अकर हुआ है उस कनेक्शन के दौरान। सही है। और इसके बाद हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं, क्योंकि आगे हमें कोई काम नहीं करना। इसके बाद हमें डेटा अगर रिट्राइव करना डेटाबेस से, फॉर सपोज यहाँ पे मैंने 3 नाम इंसर्ट कर दिए, जॉन डो और इसके बाद मैरी मोई और जूली, सही है, रैंडम नाम हमने इंसर्ट कर दिए। और फिर इसके बाद हमें उस नाम को रिट्राइव करना, तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे सेलेक्ट, पहले तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम इस्टेब्लिश कर देंगे, हमें पता है कि नाम इंसर्ट है, कॉलम का नाम हमें एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम के नाम हमें पता है, टेबल के नाम पता है, डेटाबेस का नाम पता है, हमने सब चीज़ें लिख ली। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट वेरिएबल बनाया जिसमें हमने लिखा सेलेक्ट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। अब यहाँ पे ये 3 चीज़ें ही खाली रिट्राइव होगी डेटाबेस से। सही है। आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ पे ईमेल रिट्राइव नहीं हो रहा हमारे पास। अगर हमें हर सारी वैल्यू रिटर्न करनी है, यानी रिट्राइव करनी है, यानी आईडी भी है, फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी, और जितनी भी आगे वैल्यूज है, ईमेल, रजिस्ट्रेशन, तो हम लगाते हैं यहाँ पे स्टार। सही है, स्टार। सही है। स्टार जो एस्टेरिक होता है हमारे पास, स्टार का जो शिफ्ट 8 होता है, सही है, शिफ्ट 8 हमारे कीबोर्ड के ऊपर, तो वो स्टार का सिंबल लगा देंगे। इसका मतलब है जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट है सारे हम सेलेक्ट कर लें। और फिर फ्रॉम लिखते हैं हम, फ्रॉम और हमारा टेबल का नाम। सही है। फ्रॉम लिख के हम टेबल का नाम लिखते हैं। इसके बाद MySQLi नंबर ऑफ़ रोज़, और यहाँ पे जो हमने जो क्यूरी को कर दिया, जैसे हमें ऊपर से बारी बारी हम कर रहे थे, ऊपर से मैं बताता जा रहा था कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आईडी जो है वो हमारी इस क्यूरी में इंसर्ट हो जाए। सही है। ये SQL है और कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास क्यूरी हमारी रन हो रही है, और ये हमारी रिज़ल्ट में सेव हो रहा है। सही है। और जो रिज़ल्ट है वो हम चेक कर रहे हैं कि जो हमारी क्यूरी रन हुई है उसकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है। सही है। हम यहाँ पे लिमिट भी यूज़ कर सकते हैं। लिमिट से क्या होता है कि अगर बता दें कि जितनी हमारे पास आ रही है, हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ़ रोज़ के, अगर जो रिटर्न जो रोज़ हो रही है, यानी डेटाबेस के टेबल के अंदर अगर कुछ डेटा मौजूद है जो रिटर्न हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पे उसके नंबर्स पता चल जाए। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 0 यानी कुछ डेटा हमारा रिट्राइव हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगाया और इसके बाद फैच MySQL फैच एसोसिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल ये होता है, ये हमारे पास जो डेटा रिटर्न हो रहा है वो एरे में एसोसिएट कर देता है। सही है। इसको एरे में शिफ्ट कर देता है। और अब इसको हम कैसे सही है यूज़ कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं इको, हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इको आईडी। सही है, आईडी, और यहाँ पे हमने आईडी बंद कर दिया। डॉट कॉन्केटिनेशन के हम यूज़ करते हैं, सही है, 2 स्ट्रिंग को मिलाने के लिए। और जो रो है उसके अंदर जो आईडी है, सही है, क्योंकि अब ये हमारी एरे बन गया है। सही है। अब हम एरे के ज़रिए इसको डेटा को गेट कर रहे हैं, क्योंकि हम जितना भी डेटा था वो एरे में स्टोर हो गया है फैच एसोसिएशन से। तो आईडी जो हमारी रिटर्न हो, इसके बाद डैश लगा दिया, हमने नेम लिखा, और फिर डॉट लगा के इसी तरीके से कॉन्केटिनेशन हो रही है कि फर्स्ट नेम जो जिसकी की फर्स्ट नेम है उसको रिटर्न करे, की वैल्यू पेयर है। सही है। हमने ये अपनी जो पुरानी वीडियो है PHP की, उसके अंदर हमने डिस्कशन किया था की वैल्यू पेयर और कैसे हम डेटा को ट्रेवर्स करते हैं, कैसे हम वॉक थ्रू करते हैं अपने एरे के ऊपर। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ से आके देख सकते हैं। और फिर इसके बाद लास्ट नेम जो की है उसको हमने यहाँ पे रो में कैप्चर कर लिया। सही है। एक तरीके से प्रिंट कर रहे, और ये डेटा हमारा ऐसा प्रिंट हो रहा है अगर कुछ भी डेटा रो फैच होती है, वरना सिंपल प्रिंट कर दो कि 0 रिज़ल्ट, यानी कुछ भी हमें फाइंड नहीं हुआ है इस टेबल के अंदर। सही है। और इसके बाद हमने अपनी स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया यहाँ पे।
अच्छा, तो अब डेटा को हमने प्रिंट करवा लिया यहाँ पे सेलेक्ट के ज़रिए। अब अगर हमें डेटा में से कुछ चीज़ या कुछ कॉलम है या रो है उसको डिलीट करना है तो उसको हम कैसे करेंगे? तो इसकी सिंपल एक क्वेरी है, हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम, सही है, कहाँ से डिलीट करना है यानी टेबल का नाम बताओ। तो टेबल का नाम हमारे केस में माई गेस्ट है, और फिर इसके बाद वेयर का क्लोज जो होता है उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट का अगर नाम अगर मैच हो रहा है तो उसको डिलीट कर दो। यहाँ में हमारा ID इज इक्वल टू 3, जहाँ पे हमें ID 3 मिले उसको उस रो को डिलीट कर दो। तो हमारी ID 3 जो है वो है ये है। हम यहाँ पे नेम इज इक्वल टू जूली डोली भी कर सकते हैं और इसका लास्ट नेम से भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि आईडी हमारे पास प्राइमरी की है, यानी आईडी हमारे पास रिपीट नहीं होगी। एक बार जो आईडी है वो यूनिक है। एक बार अगर हमने असाइन कर दी 1 तो दूसरी बार 1 किसी और को असाइन नहीं होगा। तो इस वजह से हम आईडी से डिलीट कर रहे हैं ताकि मल्टीपल डिलीट ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए या कोई एरर ना आए। तो आई इज़ इक्वल टू 3, आप यहाँ पे मज़ीद नेस्टेड कंडीशन लगा सकते हो कि आई जहाँ पे 3 हो एंड नेम इसका ये हो एंड, तो और उसमें एंड और इस्तेमाल कर सकते हो, सही है। एंड यानी जब दोनों कंडीशन ट्रू हो, और यानी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए। और फिर इसके बाद हमने MySQL क्यूरी लिखा है, उसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग हमने पास की और जो हमारी क्यूरी है डिलीट की वो हमने पास कर दी। और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वो ट्रू रिटर्न होगा, वरना फॉल्स रिटर्न होगा, सही है। तो अगर ट्रू रिटर्न होता है तो हमारे पास इफ़ कंडीशन चलेगी और फॉल्स होता है तो एल्स चलेगी। और फिर इसके बाद हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास हम शो डेटा इन टेबल्स की एग्जाम्पल करेंगे। इसका सिंपल ये है कि हमने यहाँ पे ये इसका कोड है जिसको हम VS कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे सिंपल मैंने इसको और मज़ीद लिखा हुआ है ताकि ये पता चल जाए कि हम कौन सी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई विंडो शो होगी जिसके अंदर हमारे पास ये सेलेक्ट बॉक्स होता है, सही है, जो हमने HTML में कवर किया है, जिसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। HTML अगर आपको सीखनी है, CSS सीखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस पूरी प्लेलिस्ट यानी वेब डिज़ाइनिंग के पूरे जो कोर्स है उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 हमारे पास सिंपल टेबल्स के नाम है, सही है। ये हमारे पास टेबल्स के नाम है जो किसी डेटाबेस में इंसर्ट है, सही है। तो इसको हम कैसे रन टाइम पे टेबल्स के नाम इस ऑप्शन बॉक्स में लेके आए, और फिर जैसे ही कोई टेबल पे हम सबमिट करें तो कैसे हमारे पास शो टेबल का PHP फाइल रन हो रही है और इसके अंदर जो अगर ग्रुप 1 के साथ जितने भी हमारे पास जो नाम यानी जो डेटा है वो इंसर्ट है उसको शो कर दे पूरी लिस्ट, यानी ID फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टार्ट। ग्रुप 1 में जो थे उनके शो हुए, ग्रुप 3 के जो नेम थे उनके नेम शो हुए। तो हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने VS कोड की तरफ। अच्छा, तो अब हम अपने VS कोड की तरफ आ गए और यहाँ पे हमारे पास दो फोल्डर नज़र आ रहे हैं, example1 और example2। example1 जो हम करंट अभी जो एग्जाम्पल कर रहे हैं उसकी है, और example2 अभी हम फ्यूचर में जो करेंगे फॉर्म्स के ऊपर उसकी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फाइल है, सही है, 2 PHP की और एक SQL की है, सही है। तो हमारी जो मेन फाइल है इंडेक्स, सही है, और फिर इसके बाद शो टेबल, और फिर ये हमारे पास जो मैंने आपके बेनिफिट के लिए दी हुई है जिससे आपको बार बार डेटा इंसर्ट नहीं करना होगा। सिंपल एक स्कीमा बना हुआ है जिसको आपको खाली SQL में पेस्ट करना है और हमारे पास वो टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा, टेबल भी बन जाएंगे, सही है। तो सबसे पहले मैं अपना जैम को स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा जैम स्टार्ट हुआ है, मैं स्टॉप करके वापसी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। मेरा पोर्ट 8080 में वापसी बता रहा हूँ, मेरा 8080 पोर्ट पे चल रहा है। और अब जो है यहाँ पे मैं पहले कोड समझा देता हूँ, फिर इसके बाद हम टेबल भी बना लेंगे और डेटा भी बना लेंगे, सही है। तो यहाँ पे सिंपल मेन फाइल है हमारी इंडेक्स, HTML का कोड है, फिर हेड हमने बनाया, टाइटल बनाया, बॉडी बनाई है। PHP की फाइल है, इसके अंदर हमने 4 वेरिएबल्स है, सही है। पहले में हमारे पास लोकल होस्ट है, सही है, जो लोकल होस्ट सेव करा है, फिर रूट, फिर पासवर्ड हमने बताया कि पासवर्ड हमारा नल है, फिर इसके बाद डेटाबेस का जो नाम है वो है। फिर हमने क्यूरी कनेक्टिविटी की स्टार्ट की है कि MySQL कनेक्ट, जिसमें हमने 4 वैल्यूज़ दे दी है, अब तक हम 3 वैल्यू दे रहे थे। DB यानी डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम जो रूट है, फिर इसके बाद पासवर्ड जो कि नल है, सही, कुछ भी पासवर्ड नहीं है, और फिर डेटाबेस का नाम भी हम यहाँ पे दे रहे हैं क्योंकि हम अपने एक ही डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, उसके एक ही डेटाबेस के टेबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा काम किया। अगर हमें मल्टीपल एक ही कनेक्शन में मल्टीपल डेटाबेस को एक्सेस करना होता है तो हम फिर वो अलग अलग तरीके से जो हमारा पास MySQL सेलेक्ट DB का जो फंक्शन था उसके ज़रिए हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, सही है। तो अब कंडीशन चेक हो रही है कि अगर डेटाबेस नहीं कनेक्ट हुआ तो वो डाई कर दे, यानी एक तरीके का ट्राई कैच की जैसा ही है।
और फिर इसके बाद मैंने क्यूरी लिखी है शो टेबल्स। जैसे मैंने बताया कि अब शो टेबल्स यानी डेटाबेस में जितने भी टेबल्स है उसकी लिस्ट हमें पता है। सही है, क्यूरी इसको हमने रन किया, MySQL क्यूरी, इसमें अपने कनेक्शन स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग थी उसका पास किया सही आर्ग्यूमेंट, और फिर इसके बाद SQL का जो है उसको हमने पास कर दिया। और फिर इसके बाद ये अगर क्यूरी रन होती है तो सही है, वरना नहीं होती तो ये आ जाएगा क्यूरी टू शो टेबल फेल्ड। सही है, ऐसा कुछ हमारे पास ट्राई कैच इतने जैसे मैंने बताया ट्राई कैच की तरह। फिर इसके बाद हमने नंबर ऑफ रोज़ यानी रिटर्न कर रहे हैं कि कितनी रोज़ हमारे पास रिटर्न हो रही है जब हम शो टेबल पे क्लिक कर रहे हैं। सही है, तो MySQL नम रोज़ से हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास जो एग्जीक्यूट हुआ है इसमें कितनी रोज़ हमारे पास कैप्चर हुई है या हमारे पास आई है, उसको हमने सेव कर दिया। अच्छा, जिससे कि मैंने बताया था अपने पुरानी वीडियोस के अंदर कि जो PHP जो है उसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं PHP के अंदर HTML। एक तो हमने HTML ऐसे ऊपर हमने लिख दिया, फिर इसके बाद PHP का टैग बना रहे, या तो हम इको के अंदर भी HTML के टैग्स को बना सकते हैं। सही है, ये PHP का एक तरीके से मैजिक है कि हम इको के अंदर भी PHP HTML के टैग्स को बना रहे हैं। सही है, तो हम H1 हमने बनाया जिसका नाम है चूज़ वन टेबल। सही है, H1 के अंदर एक टेक्स्ट है चूज़ वन टेबल। अब जो ये हमारी स्क्रीन पे शो होगा ना वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हम यहाँ पे अगर हम बॉडी के अंदर H1 बनाते थे। सही, बिल्कुल उस तरीके से ही शो हो रहा है। हम यहाँ पे ऊपर भी बना सकते हैं H1 और हम यहाँ पे नीचे भी H1 बना सकते हैं। इसके बाद हमने फॉर्म बनाया। सही है, फॉर्म एक्शन, और फॉर्म बिल्कुल वैसा ही जैसे मैंने बताया कि हम बाहर भी बना सकते हैं और अंदर भी बना रहे हैं PHP का कोड, या यहाँ पे हम अपना जो PHP है इसको टर्मिनेट कर दे और फिर इसके बाद फिर HTML लिखे फिर वापसी PHP स्टार्ट कर दे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। सही है, तो हमने फॉर्म बनाया, यहाँ पे एक्शन है, फॉर्म के ऊपर एक्शन जो हो रहा है शो टेबल, जैसे हम शो बटन सबमिट बटन क्लिक हो रहा है तो हम शो टेबल पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सही है, और जो मेथड है वो पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। मैंने बताया गेट दो मेथड होते हैं। गेट से हमारे पास URL में भी डिस्प्ले हो रहा होता है, पोस्ट से हमारे पास URL में डिस्प्ले नहीं हो रहा होता। सही है, और सेलेक्ट हम आप क्योंकि जैसे मैंने अपने उसमें स्लाइड्स में दिखाया था कि हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स था जिसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस थे और ऑप्शंस जो थे वो टेबल्स के नाम थे। तो हमारे पास टेबल्स के नाम जो है वो यहाँ पे ऑप्शंस में हमने बनाया कि सेलेक्ट बनाया, इसका नेम हमने दिया टेबल। यानी अब हम जो टेबल का नाम जो सेलेक्ट हुआ ना उसको हम आगे अपने शो टेबल में जो अंडरस्कोर डॉलर की साइन अंडरस्कोर पोस्ट और टेबल का नाम लिख के हम उसके डेटा को कैप्चर कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। सही इन्फॉर्मेशन जो भी टेबल का नाम हमने सेलेक्ट किया है। इफ़ कंडीशन फॉर लूप लगाया जिसमें इफ़ आई से 0 से लेके जो जितनी भी नंबर ऑफ रोज़ है, हमारे केस में 3 टेबल्स है। सही है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 0 से लेके 2 तक, यानी क्योंकि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। और फिर I++ कर रहे हैं टेबल वेरिएबल बनाया जिसमें MySQL फेच रो, यानी बिल्कुल ऐसा ही कि जो रो है उसको हम फैच कर रहे हैं, मतलब अब जो रो के अंदर जो डेटा है ना उसको फैच करते जाओ। कैसे, आप क्योंकि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया था और क्योंकि डेटा जो होगा वो हमारे पास इंडेक्स में होता है, यानी पहली रो के अंदर, क्योंकि टेबल का नाम एक ही है, कोई ID नेम और ऐसा कुछ नहीं है, तो 0 इंडेक्स पे सब होगा। यानी फर्स्ट रो के 0 इंडेक्स, सेकंड रो के 0 इंडेक्स, थर्ड रो के 0 इंडेक्स पे जो डेटा है उसको बारी बारी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है ना, 0 1 2 3 4 0 1 2। सही है, इतना ही चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा। और वैल्यू के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है और फिर इसके बाद हम जो शो करना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे ऑप्शन में शो कर रहे हैं। और फिर सेलेक्ट हमने यहाँ पे बंद कर दिया। सही, हमने सेलेक्ट यहाँ पे खोला था, यहाँ पे बंद कर दिया। इसी तरीके से फॉर्म भी हमने बंद किया, जैसे फॉर्म हमने ओपन किया था यहाँ पे और फॉर्म हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। इनपुट बटन बनाया जिसकी टाइप सबमिट है, सबमिट बटन है, जिसे हम सबमिट करें तो हमारा डेटा जो है वो शो टेबल मतलब एग्जीक्यूट होगा। सही है, क्योंकि एक्शन में ये और पोस्ट मेथड के जरिए डेटा वहाँ पे सेंड हो रहा है। सही है, और हमने MySQL यहाँ पे क्लोज कर दिया। शो टेबल में क्या है, शो टेबल भी बहुत आसान है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि हमारा शो कैसे हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट। सही है, मेरा पोर्ट 8080 पे है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। सही है, आप खाली लोकल होस्ट लिखोगे क्योंकि मैंने बताया कि मैंने अपना पोर्ट चेंज किया है। और फिर इसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ पे लिखते हैं। अब क्योंकि मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने अपनी फ़ाइल जो है वो जैम के अंदर HT डॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने अपना जैम जो है वो D ड्राइव में सेव किया है। सही है, मेरा जो जैम है वो D ड्राइव में, आपका C में हो सकता है, E में हो सकता है। सही है, जो भी ड्राइव में है वो फ़र्क नहीं पड़ता, जैम्प वहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए। और मेरा सर्वर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने रन कर दिया। सही है, और ये फाइल का नाम है मेरी, जिसमें example1 और example2 पड़ी है, और example1 के अंदर हमें जाके इंडेक्स फाइल को कैप्चर करना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा
और यहाँ पे स्लैश देके मैं भी लिख सकता हूँ कि example1 पे चले जाओ, तो example1 सही है, फिर स्लैश दूंगा और फिर हमारी फाइल का नाम, सही है, तो index.php। अभी ये हमारे पास एरर देगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो है वो डेटाबेस क्रिएट नहीं हुई है, कनेक्शन करने की कोशिश कर रहा है, डेटाबेस ही नहीं बनी हुई, कनेक्शन कैसे होगा, सही है। तो हम डेटाबेस बनाते हैं, हम सिंपल कैसे डेटाबेस बना सकते हैं, हम यहाँ पे जो MySQL का जो है अपाची के अंदर, उसमें आप एडमिन पे क्लिक कर सकते हो, या तो नहीं आपको अगर याद है अपना कि कैसे जाना है तो आप लिखोगे PHP माई एडमिन, सही है, PHP माई एडमिन लिखोगे और वो लोकल है उस पर चलाओगे, 80 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। 80 मैंने बताया कि मेरा पोर्ट मैंने चेंज किया है, तो माजरत करता हूँ मैं इस बात पे। PHP माई एडमिन मैंने लिखा है और ये ऐसे ही हमारे पास शो होगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना टेबल बनाऊँगा, कैसे, मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरा डेटाबेस, हमें यहाँ पे डेटाबेस नाम देना है। अच्छा, अब जो है मैंने यहाँ पे आपको SQL का ये पूरा स्कीमा दिया हुआ है अपना, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, ये डेटाबेस नेम दिया है, इसको यहाँ से कॉपी करो और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दो और फिर मैं जनरेट कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा ये टेस्ट DB नज़र आ रहा है, सही, डेटाबेस हमारा बन गया है। अगर मैं अब इसको रिफ़्रेश करूँ तो वो डेटाबेस नज़र आ रहा है कि चूज़ वन टेबल है। अब टेबल हमारे पास कुछ नहीं बना हुआ, सही है, तो अब हमें बनाना है टेबल्स, तो बहुत आसान है, हम यहाँ पे जाएंगे SQL पे और ये जो हमारे पास जितना भी स्कीमा है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ से। अब क्योंकि ये कमेंट्स है तो मैं Ctrl+A भी कर सकता हूँ, सही है, ये कमेंट है तो सबको ही पेस्ट कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा यहाँ पे जाऊँगा, इधर पेस्ट कर दूँगा SQL में, और ये कमेंट में एरर आ रहा है, कमेंट हटा देते, कोई मसला थोड़ी है, और ट्रू कर देते, सही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रोज़ इंसर्टेड, टेबल बन गया था, 8 रोज़ इंसर्टेड। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टेस्ट DB पे तो यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 नज़र भी आ रहा है और इसमें डेटा जो है वो भी इंसर्ट हुआ है। डेटा इंसर्ट करना बहुत आसान होता है, आप SQL पे जाओगे और फिर यहाँ पे इंसर्ट लिखोगे, फिर इसके बाद ये ग्रुप 1 में लिखेगा और यहाँ पे आप वैल्यूज़ अपने दे देते हो अपने कोटेशन मार्क के अंदर, सही है। तो इस तरीके से ID हटा भी सकते हो, खाली F नेम और लास्ट नेम में दे दो, क्योंकि ID हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट मैंने बनाया हुआ है। अब स्ट्रक्चर इसका देखो तो अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ID हमारे पास जो है इंटीजर 11 लेंथ की है, फिर इसके बाद varchar 100 का लेंथ है, जैसे मैंने अपना ऊपर बताया था कैसे हम डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल जनरेट कर रहे थे, और इसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट है ये। तो इस हिसाब से ये डेटाबेस मेरा टेबल बन गया। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो हमारे पास ये टेबल भी नज़र आ रहा है, सही है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, सही है। और अगर मैं सबमिट करता हूँ तो आपको ये टेबल नज़र आ रहा है कि कितने भी डेटाबेस में टेबल था, नहीं ग्रुप 1 में जो भी टेबल था, अगर मैं दिखाऊँ तो इधर जाऊँगा, ये हमारे पास ग्रुप 1 नहीं है, सही है। तो इसमें समीर ख्वाजा, हम्माद, बिलाल, जॉन, सही है, हमें नज़र आ रहा है 4 डेटा। अगर मैं इसको बैक करूँ और फिर ग्रुप 2 पे जाऊँ और सबमिट करूँ तो हमारे पास दूसरा डेटा नज़र आ रहा है। और अगर ग्रुप 3 पे जाऊँ, अब ये क्या हो रहा है कि हमारा सबमिट बटन क्लिक हो रहा है और हम जो है वो अपना जो शो टेबल वाले जो चीज़ थी इस पे जा रहे हैं हम। यहाँ पे ये चीज़ नज़र कैसे आ रही है, सिंपल, हमने इसी तरीके से ये डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, क्योंकि परसिस्टेंट थी, हमने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया, इसलिए हम वापस बना रहे हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। और इसी तरीके से हमारे पास जो टेबल है उसको हम चेक कर रहे हैं, इस सेट के टेबल जो है उस पर कुछ वैल्यू सेट हुई हुई है, सही है, यानी कुछ हमने ये जो है सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ये जो नेम है असल में एक तरीके से नेम हो जाएगा क्योंकि टेबल का नाम है, ये कुछ सेलेक्ट किया हुआ है, यानी ग्रुप 1 हमारे पास सेलेक्ट है और उस पर कुछ वैल्यू है। तो आप क्या करो, कि ये टेबल के अंदर हमारा जो है वो, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो है हमारा टेबल का गया, हमारा टेबल का गया, ये रहा, 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 सही है। ये टेबल है, नेम वाइज हम नेम वाइज वैल्यूज़ कैप्चर करते हैं। तो पोस्ट हम कर रहे हैं अंडरस्कोर करके, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम टेबल में स्टोर कर रहे हैं। और फिर हम सेलेक्ट की कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कि सेलेक्ट आल मैंने बताया था कि सारी वैल्यूज़ को कर ले कैप्चर कर लेगा, यानी ID, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, सही है, सबको कैप्चर कर रहा है और टेबल से कैप्चर कर रहा है, यानी अब टेबल जो है वो रिस्पेक्टिव नेम है जो हमने गेट किया है अभी, सही है, यानी पोस्ट मेथड से गेट किया है। और इसके बाद हमने SQL की क्यूरी को रन किया और रन करने के बाद हमारे पास अगर क्यूरी सही चलती है तो क्यूरी चल जाती है। अब हम यहाँ पे अपने PHP के अंदर ही टेबल्स बना रहे हैं, सही है। तो H1 हमने लिखा जिसमें हमने टेबल का नाम सबसे पहले प्रिंट कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेबल का नाम प्रिंट हो रहा है।
ग्रुप 1, सही है, यहाँ पे सही है, टेबल का नाम प्रिंट हो रहा है। इसके बाद हमने टेबल बनाया है जिसकी बॉर्डर जो है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक है। ये CSS है, सही है। अगर आपको CSS की और वीडियोस देखनी है तो मैंने अपनी एक ही CSS की वीडियो के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल्स है CSS के वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आके देख सकते हैं। बहुत आसान है CSS, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पूरे बॉक्स मॉडल पे इम्प्लीमेंट होती है CSS, ज़्यादा इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। टेबल बनाया, हर चीज़ को मैंने ओपन किया तो उसको क्लोज भी किया, यानी जैसे टेबल हमने ओपन किया तो टेबल हमारे पास क्लोज भी होगा। अच्छा, मैंने क्लोज नहीं किया, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं, टेबल के नीचे कोई काम नहीं हो रहा। आप यहाँ पे टेबल क्लोज कर सकते हो इको करके, सिंपल यहाँ पे लिखोगे। यही मैं कर देता हूँ, इको और टेबल, और फिर इसको हटा दूंगा मैं, सही है। और ये जो क्लोजिंग टैग का जो सिंबल होता है वैसे हम कर देंगे, टेबल हमारा क्लोज हो रहा है, सही है यहाँ पे। और टेबल के अंदर हमारे पास टेबल रोज होती है, और फिर इसके अंदर टेबल रोज के अंदर रिस्पेक्टिव टेबल डेटा होता है, सही है। टेबल रो और फिर टेबल डेटा, यानी फर्स्ट डेटा आईडी, फिर फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम, सही है। हम देख सकते हैं कि आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम टेबल डेटा है। ये हमारे पास एक तरीके से हेडर्स है, सही है। और फिर इसके बाद टेबल रो हमने बंद कर दी। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोज़ फेच कर रहे हैं वाइल लूप के अंदर कि MySQL फेच रोज़, और ये हमारे पास एक तरीके से रोज़ फेच कर रहा है जो हमने रोज़ रिटर्न की। जैसे हमने एग्जांपल में देखा ये कि इसके अंदर जो रोज़ रिटर्न हो रही थी, क्योंकि वो रोज़ हमारे पास वैल्यू एक ही थी, यानी फर्स्ट इंडेक्स पे ही पड़ा हुआ था। तो ज़ीरो रो के ऊपर भी ज़ीरो इंडेक्स था, 1 रो पे भी 1 इंडेक्स था। यहाँ पे जो है इंडेक्स चेंज है, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स जो है वो 0 है, फिर सेकंड टेबल डेटा जो है वो 1 पर है, फिर थर्ड जो है वो जो थर्ड यानी सेकंड इंडेक्स, सही है, इंडेक्स वाइज होता है ना। तो 0 इंडेक्स 1 और 2 एक तरीके से एरे है, सही है। तो ऐसा हमारे पास हो रहा है कि 0 इंडेक्स पे हमारे पास आईडी है, फिर 1 पे नेम और फिर लास्ट नेम, सही है। तो इस हिसाब से वो चीज़ हमारे पास प्रिंट हो रही है, और टेबल हमने बंद कर दिया और कनेक्शन हमने बंद कर दिया। बहुत आसान एग्जाम्पल थी, हमने ये एग्जाम्पल इसमें कवर कर दिया। बैक अपने वापसी अपने लेक्चर स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अब हमने अपनी एग्जाम्पल एक कवर की, इसके अंदर हमने कैसे डिफरेंट हमने टेबल्स की इंफॉर्मेशन को जितना भी डेटा था उसको हमने कैसे प्रिंट करवा दिया, हमने देख लिया। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जिसको हम सेशंस और कुकी बोल सकते हो। सेशन सिंपल ये होते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो वेरिएबल्स होते हैं, यानी सेशंस के अंदर हमारे सेशन वेरिएबल्स होते हैं। यानी अगर हमें मल्टीपल वेबसाइट्स पे, यानी उसी वेबसाइट के मल्टीपल पेज के ऊपर डेटा को यूज़ करना होता है, या उस डेटा को हमें देखना होता है, या प्रिंट करवाना होता है, तो हम इसके लिए हम सेशंस यूज़ करते हैं। और इसको हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अगर हम कोई अगर लॉगिन पेज बना रहे, सही है, लॉगिन पेज बना रहे, इसके अंदर यूज़र जब लॉगिन करता है तो अपने डैशबोर्ड पे जाता है, सही। डैशबोर्ड के बाद फिर वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, डिफरेंट पे जा सकता है, कोई पोस्ट कर सकता है, जैसे फेसबुक के ऊपर होता है। तो वहाँ पे हमारे पास सेशंस बनते जाते हैं, सही है। सेशंस ऐसे बनते हैं कि अगर आप अपने होम पेज से, अगर आप अपने प्रोफाइल पेज पे जाते हो तो आप लॉग आउट नहीं हो जाते हो जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हो। फॉर सपोज अगर आपने एक बार लॉग आउट कर देते हो तो अपना सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हो, और फिर इसके बाद अगर आपने होम पेज पे जाने की कोशिश करते हो तो आपको लॉगिन की फॉर्म की तरफ रिडायरेक्ट करता है। यानी पहले आप अपनी आईडी और पासवर्ड लगाओ, और जैसे आईडी पासवर्ड लगते हैं तो सेशन वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। सेशन वेरिएबल एक बार क्रिएट हो गए तो आप इसके बाद आप अपने अपने नेविगेट कर सकते हो होम पेज पे, अपने प्रोफाइल पेज पे, या किसी भी दूसरे पेज के ऊपर, जब तक आप सेशंस आपके वैलिड है, आपकी सेशंस वेरिएबल वैलिड है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि सेशन वेरिएबल सॉल्व प्रॉब्लम बाय स्टोरिंग यूजर इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड इन अक्रॉस मल्टीपल पेजेस, सही है। तो आप यूज़र नेम, फेवरेट कलर, या ऐसे ही वेरिएबल्स होते हैं जो आप मल्टीपल पेजेस पे इंप्लीमेंट करना चाहते हो यूज़र के। यानी जैसे फेसबुक के आपके ऊपर नेम बार बना होता है जिसमें प्रोफाइल पिक्चर या नेम ऑफ अकाउंट का नेम वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, तो एक तरीके से वो सेशन बने हुए होते हैं, सही है। तो सेशन बनते कैसे, सेशन हमेशा HTML के टैग के सबसे ऊपर बनते, सही है, स्टार्ट में बन जाते। तो यहाँ पे PHP मैंने बनाया सेशन स्टार्ट, और फिर इसके बाद आप सेशंस के वेरिएबल नीचे क्रिएट कर सकते हो, सही है। अब यहाँ पे जो है वो सेशन के वेरिएबल ऐसे क्रिएट करते हो, $_ सेशन लिखते हो, और फिर ब्रैकेट के अंदर उस जो वेरिएबल का नाम है, यानी जैसे फेवरेट कलर है तो मैंने फेव कलर लिखा है, और इसके बाद कलर के ऊपर जो वैल्यू असाइन करनी है ग्रीन, वो हमने कर दी। अब ये ग्रीन वैल्यू जो है वो हम अगर वापस इसी पेज के ऊपर आगे वाले जब नेविगेट कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं, तो उस पेज के ऊपर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं इस वेरिएबल को, इस तो हम लिख सकते हैं कि सेशन फेवरेट कलर, और इसको इको कर दो तो वो कलर हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, सही है, वहाँ पे ग्रीन, सही है, जब तक हम सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते।
सही है। सेशन डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है, आप लिखते हो सेशन डिस्ट्रॉय और सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आपका वेरिएबल्स को अनसेट करना है, यानी आपने अभी ऊपर जो वेरिएबल्स बनाया इसको अनसेट करना है, तो आप लिखोगे सेशन और अनसेट, तो इससे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे वेरिएबल अनसेट हो जाएंगे। सही है। सही है। तो ये सेशन का यहाँ पे ख़त्म होता है। कुकीज़, कुकीज़ जो होता है वो यूज़र की आइडेंटिफिकेशन सेव करती है। आपने अब तक अगर ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि जैसे आप कोई कार्ट अपने जो अपने बास्केट के ऊपर कुछ भी चीज़ प्लस की साइन पे आप बास्केट में चीज़ डालते हो तो वो बास्केट में 1 नज़र आ जाता है, और अगर आप अपना पीसी बंद कर देते हो और अगले दिन आते हो वापसी खोलते हो तो आपके पास वापसी उसी जगह पे 1 बना हुआ होता है। तो ये क्यों होता है? ये जो होता है वो कुकी की वजह से होता है। ये आपकी कुकी लोकली आपके कंप्यूटर में सेव हो जाती है। आपका कंप्यूटर एक तरीके से सर्वर का काम करता है कुकी के लिए। सही है। तो कुकी आपके सर्वर आपके कंप्यूटर पे सेव होती है, और जब भी आप उस वेबसाइट को खोलते हो तो जहाँ से आपने वेबसाइट लेफ्ट की थी, जहाँ जहाँ पे आपने बास्केट में जितनी चीज़ें डाली हुई थी वो चीज़ें आपको वापसी वहाँ पे ही नज़र आ रही होती है। वो चीज़ें सारी कि आपने सपोज़ टूथब्रश, पेस्ट, हैंड वॉश और जितने भी आपने प्रोडक्ट्स बाय किए थे या अपने बास्केट में रखे थे वो आपको नज़र आ रहे होते हैं कुकी के ज़रिए। तो कुकीज़ में हमारे पैरामीटर होते हैं नेम, वैल्यू, एक्सपायरी, पाथ, डोमेन, सिक्योर और HTTP ओनली। सही है। तो खाली नेम अगर दे देते हो तो वो रिक्वायर्ड पैरामीटर होता है, बाकी ऑप्शनल होते हैं। तो कुकी को हम क्रिएट कैसे करते हैं, रिट्राइव कैसे करते हैं? तो आप जैसे मैंने लिखा है यूज़र, कुकी नेम है यूज़र, एक वेरिएबल बना दिया और यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना है जॉन डो है। सही है। और यहाँ पे सेट कुकी की है, तो आप सेट कुकी से मैंने बताया कि कुकी हमारे पास सेट हो रही होती है जैसे मैंने यहाँ पे बताया, और सिंटेक्स के हिसाब से पहला कुकी नेम है, तो हमारे पास सबसे पहला जो नेम है कुकी का वो सेव हो रहा है, और ये यूज़र। सही है। इसके बाद उसकी वैल्यू, सही है, कुकी की जो वैल्यू है वो जॉन डो हमने सेव कर दी। फिर टाइम हमने बता दिया, सही है, कि कुकी कब तक वैलिड हो। सही है। तो टाइम प्लस 86,400 मल्टीप्लाई बाय 30 का मतलब सिंपल ये है कि वो 1 डे तक कुकी वैलिड होगी, 1 डे के बाद कुकी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती है। सही है। तो हम बास्केट में जो होता है वो कुकी मेरे ख्याल से 15 दिन तक या 30 डेज तक वैलिड होती है। तो आप अगर लिख सकते हो कि 1 डे वैलिड है तो 1 डे में आप ऐसे वैल्यू दोगे, अगर 30 डेज वैलिड है तो फिर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते जाओ जितने डेज से आपको करना है। तो सही है। तो आपने यहाँ पे ऊपर कुकीज़ बना दी और फिर इसके बाद नीचे चेक करते हो कि अगर कुकी सेट है तो आप कुकी का नेम प्रिंट कर दो। सही है। तो नेम प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में ये अगर कोड रन करते हो तो फर्स्ट टाइम में नज़र नहीं आएगा, पर सेकंड टाइम पे आपको कुकी का कोड भी मतलब जो वैल्यूज़ जो होगी वो नज़र आ रही होगी, वो 1 डे तक वैलिड होगी। और अगर नहीं है तो आप बता दो कि कुकी इज़ नॉट सेट, और उसकी जो नई सेट वही वैल्यू है बता दो, और फिर हमने अपना PHP बंद कर दिया है। कुकी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो जैसे हम सेशंस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सिंपल आप लिखते हो सेट कुकी, और जो कुकी का नाम है उसकी वैल्यू आप जो है वो नल कर दो, और टाइम जो है वो आप इसका मेरे ख्याल से 0 पे ले जाओ या -3600, जैसे कि हमने यहाँ पे 3600 हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे, यहाँ पे टाइम माइनस कर दो तो वो टाइम अपने आप एक्सपायरी डेट की तरफ चला जाएगा। सही है। और फिर अगर आप रन करोगे फाइल को तो आपको अपनी जो कुकी सेट हुई है वो नज़र नहीं आएगी, और इसको वैसे ही बता सकते हो, इको कर दो कि कुकी जो यूज़र था वो डिलीट हो गई। सही है। अच्छा, अब हम अपने फॉर्म्स की गेट और पोस्ट की जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ चलते हैं। टाइम मेरे ख्याल से 50 मिनट्स से ऊपर हो गया। जल्दी से इसको कवर करते हैं। सिंपल ये है कि हमने यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाया। सही है। जो कि हमने HTML और अपने CSS की जावास्क्रिप्ट के दौरान हमने ये फाइल टास्क आपको दिया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, और उसका कोड अभी आपको विजुअल स्टूडियो में शो करता हूँ। इसमें सिंपल ये करना है कि एडमिन और यूज़र नेम और पासवर्ड जैसे ही बंदा डालता है तो उसको जो डेटा जो होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा होता है, यानी एडमिन और पासवर्ड के नाम जो होते हैं, टेबल जो होते हैं, वो शो हो जाए, जैसे कि हम फर्स्ट एग्जाम्पल में कर रहे थे। बिल्कुल इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल है। तो अब इसको अपने VS कोड की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इसको हम। अच्छा, तो अब हम अपने VS कोड की तरफ आ गए, और यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल 1 कर रहे थे, अब एग्जाम्पल 2 पे जाएंगे जो कि हमारा फॉर्म बेस्ड है। यहाँ पे इंडेक्स है और एक लॉगआउट बटन है। तो जैसे लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो हम एक तरीके से हम वापसी लॉगिन पेज पे आते हैं। यहाँ पे मैंने सेशंस यूज़ नहीं किए। सही है। जो टास्क होगा उसमें आपको मैं ये टास्क दूंगा करने के लिए। ये बिल्कुल ये वही कोड है जो कि मैंने पहले से समझा चुका हूँ अपने पुराने ट्यूटोरियल के अंदर। ये मैंने आपको टास्क भी दिया था, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सिंपल ये एडर है, और यहाँ पे मैंने स्टाइल के अंदर जितनी भी CSS की स्टाइल थी वो मैंने यहीं पे इसी इंडेक्स के फॉर्म के अंदर डाली हुई है। सही है। और फिर इसके बाद
यहाँ पे जो बॉडी है उसके अंदर मैंने क्लास एक फॉर्म बनाया, इसका क्लास साइन अप है, सही है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारा CSS है, इसलिए हमने क्लास और आइडियाज ये इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्शन है, अगर फॉर सपोज अगर आपको जो PHP की जो सबमिट बटन हो तो आपको इम्प्लीमेंट जो है उसी फॉर्म के अंदर करना है, क्योंकि हमने जो PHP इम्प्लीमेंट किया वो यहीं पे किया, तो आप सिंपल यहाँ पे हैश दे दो या फिर कुछ भी नहीं दो, सही है। इसको काट दो तो भी चल जाएगा, और अगर हैश दे देते हो तो भी सही है। और फिर मेथड है वो पोस्ट है, हम यहाँ पे गेट और पोस्ट दोनों मेथड देखते हैं, सही है। सबसे पहले पोस्ट मेथड देखते हैं। यहाँ पे लॉगिन फॉर्म बनाया है, सही है, और फिर इसके बाद जो लेवल है एक तरीके से, सही लेवल है, और फिर इसके बाद ये हमारे पास इनपुट फील्ड है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर इसका यूज़र नेम है। सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है प्लेस होल्डर क्या होता है, आईडी क्या होती है, टाइप क्या होती है, तो इसमें HTML और CSS ट्यूटोरियल्स है मेरी, इसी प्लेलिस्ट की है वेब डिज़ाइनिंग की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सही है। तो यहाँ पे आईडी इसका जो नेम है यूज़र नेम है, और मेन चीज़ जो है वो ये देखने की नेम क्या रखा है मैंने, क्योंकि जब हम वैल्यूज़ कैप्चर करते हैं तो नेम वाइज करते हैं। और जो दूसरा जो है वो पासवर्ड है, टेक्स्ट पास इसका टाइप पासवर्ड है, और इसके नेम जो है पासवर्ड है, सही है। और फिर हमने एक फॉर्म बनाया सबमिट बटन, मैंने मतलब सबमिट बटन बनाया, और इसके फॉर्म नहीं बनाया, सब में क्लास है ये, सही है। सबमिट बटन बनाया, इसका नाम लॉगिन कर दिया हमने, सही है, और हमने यहाँ पे फॉर्म अपना बंद कर दिया। अब जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि इफ़ इस सेट पोस्ट सबमिट, यानी सबमिट बटन पे क्लिक हुआ, जब भी सबमिट बटन में क्लिक होगा तब ये चीज़ चलेगी। और इससे पहले हमने अपनी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो भी स्टैब्लिश कर दी है। कैसे? हमने MySQL कनेक्ट लिखा है, जिसका लोकल होस्ट है, जो हमारा जो यूज़र नेम है वो रूट है, पासवर्ड नल है, और टेबल का जो नाम है, डेटाबेस का जो नाम है, डेटाबेस का नाम है लॉगिन फॉर्म है, सही है, डेटाबेस का नाम। अगर ये चीज़ नहीं चलती, हमारा एरर आता है, तो इसको जैसे हम लिख रहे थे इफ़ कंडीशन के अंदर, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि और लिख के डाई, सही है, डाई में एरर बता दो। इसका सिंपल मतलब ये है कि इस चीज़ को रन करो, ट्राई करो इस चीज़ को, अगर नहीं चलती तो कैच में हमारे पास ये स्टेटमेंट चला दो, एक तरह से ट्राई कैच की तरह ही है ये, सही है, डाई स्टेटमेंट। तो जैसे सबमिट बटन पे हम क्लिक करेंगे तो पोस्ट मेथड के ज़रिए उसके डेटा को कैप्चर करेगा, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने ऊपर देखा था, और इसका जो डेटा है वो हमने रिस्पेक्टिवली अपने वेरिएबल्स में डाल दिया। और हम क्या कर रहे हैं, जितना भी डेटा है टेबल का वो हम प्रिंट करवा रहे हैं। सेलेक्ट आल, जितना भी डेटा उसको प्रिंट करो फ्रॉम टेबल का नाम, लॉगिन टेबल हमारा टेबल का नाम है, वेयर यूज़र नेम, जहाँ पे यूज़र नेम जो है वो यूज़र नेम के बराबर है, और जो पासवर्ड है वो पासवर्ड के बराबर है। यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, हम डेटाबेस से जो कैप्चर कर रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन, एक तरीके से क्रेडेंशियल हम पे चेक कर रहे हैं, अपनी ऑथोराइजेशन चेक कर रहे हैं कि अगर हमें डेटा जो हमने वैल्यू डाली है, सही है, अपने जो फॉर्म के अंदर जो वैल्यू डाली है, सही है, अगर वो हमारी वैल्यू मैच करती है अपने डेटाबेस टेबल के साथ, तो सेलेक्ट करो और सब चीज़ों को प्रिंट कर, सब चीज़ों को मतलब सब चीज़ों में चेक कर रहे हैं हम। और उतनी रोज़ हमारे पास रिटर्न होगी, और हम चेक करें कि अगर रोज़ हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 या 1 से ग्रेटर है रो, यानी यानी वो एंट्री हमारे पास डेटाबेस में मौजूद है, यानी मैं जो हूँ वो ऑथराइज पर्सन हूँ उस पेज को लॉगिन करने के लिए। तो अब हम उस पर लॉगिन कर जाएंगे। तो आगे देखते हैं, हमने MySQL क्वेरी लिखी है, और ये भी वैसा ही है, हमने डाई स्टेटमेंट लिखी है कि क्वेरी रन करो, कनेक्शन स्ट्रिंग है, और इसके बाद क्वेरी है जो हमने ऊपर क्वेरी लिखी, और अगर क्वेरी नहीं चलती तो डाई कर दो। और डाई का मतलब कोई एरर आता है इसमें। और नंबर ऑफ़ रोज़ के अंदर हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ़ रोज़ है अभी जो क्वेरी रन हुई है उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ फेच करो, सही है, यानी जो डेटा जो है वो चेक कर रहे हैं हम एंड कंडीशन में, अगर ये चीज़ और ये चीज़ अगर डेटा टेबल में मौजूद है तो वो उतनी रोज़ जितना भी डेटा मौजूद है उतनी रोज़ में कैप्चर कर रहा है। और फिर फैच रो कर रहे हैं हम, सही है, रो फैच कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं अगर नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन 0 है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर 0 से छोटा होता है तो मतलब आपकी जो आईडी और पासवर्ड वो गलत है, सही है। तो अगर आईडी पासवर्ड गलत है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ़ कंडीशन में अगर हम देखें तो अगर आईडी पासवर्ड गलत है तो वो अलर्ट मैसेज कर देगा एक्सेस डिनाइड, सही है, तो एल्स में आ जाएगा अगर आईडी पासवर्ड गलत है। अब यहाँ पे मैंने जो है वो ब्रेक करके किया है, जैसे पहले एग्जांपल में मैंने उसी इको करके हमने प्रिंट किया जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसको अपने जो PHP के कोड को है वो ब्रेक भी किया है, मैं दिखाता हूँ कैसे मैंने किया है। इसमें सिंपल है, एक्सेस ओके आ जाएगा, जैसे एक्सेस डिनाइड था वैसे एक्सेस ओके। ये हमारा बूटस्ट्रैप है, सही है, ये असल में बूटस्ट्रैप यूज़ की है, तो ज़्यादा घबराना नहीं, बूटस्ट्रैप भी आगे हम देख लेंगे कैसे यूज़ करते हैं अपने फ्यूचर ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो यहाँ पे जो है हमने बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं, तो ज़्यादा घबराना नहीं है आपको, सही है।
तो अब इसके बाद टेबल डेटा का हमने हेडर बनाया। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने अपने जो PHP है उसको मैंने ब्रेक कर दिया। सही है, आप देख सकते हैं कि मेरी जो PHP है वो हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, यहाँ से जो PHP स्टार्ट हो रही है। और अब हम इसको सिंपल HTML टैग्स के अंदर ही लिख रहे हैं, जो HTML टैग होते हैं। और ब्रेक टैग बनाया, फिर इसके बाद टेबल डेटा का हेडर बनाया। इसको आप इको में भी लिख सकते थे। सही है, टेबल बनाया हमने। सही है, इसकी क्लास है, ये भी हमारे पास बूटस्ट्रैप होती है। सही है, क्योंकि हमें इतनी अच्छी CSS नहीं है, ये बूटस्ट्रैप है। सही है, बूटस्ट्रैप एक तरीके से एडवांस CSS आप बोल सकते हो उसको। और फिर टेबल हमने रो बनाई है, इसके अंदर फर्स्ट में नंबर है, फिर ईमेल है, फिर पासवर्ड है। सही है, टेबल की जो हेडर्स हमारे पास आ रहे थे। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे PHP वापस स्टार्ट कर दी। यहाँ तक अगर मैं आपको इसको रन करके दिखा दूँ तो आपको आगे अच्छी तरह समझ में आएगा। तो मैं इसको रन भी करके दिखा देता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल 1 कर रहे थे, हम यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल 2 कर देंगे और index.php। सही है, अब अच्छा मैं बता दूं कि मैंने डेटाबेस में पहले से ही टेबल इसका बनाया हुआ है। अगर मैं दिखाऊं कि टेबल का जो नाम था वो हमारा था लॉगिन फॉर्म। सही है, और डेटाबेस का जो नाम था, अच्छा डेटाबेस का नाम लॉगिन फॉर्म था। सही है, तो डेटाबेस का अगर मैं नाम देखूं यहाँ पे लॉगिन फॉर्म, तो ये मैंने पहले से डेटाबेस बनाया हुआ है, उसका टेबल का नाम है लॉगिन टेबल। और इसमें ये एंट्रीज है पहले से ही मौजूद है। सही है, यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड। सही है, अब हम इसको थोड़ा और अच्छी तरह समझ सकेंगे कि अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम डाल रहा हूँ एडमिन, पासवर्ड जो था पास। सही है, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड था पास। तो अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, तो वो हमारे पास ये चीज़ एक्सेस होके आ रहा था हमारे पास, और टेबल डेटा नज़र आ रहा था। और इस तरीके से हमारे पास टेबल कैसे प्रिंट हो रहे थे वो भी देख लेते। सही है, अब तक हम यहाँ पे थे कि हमें टेबल डेटा आ रहा था और ये नंबर और ईमेल और ये चीज़ें प्रिंट हो रही थी। जैसे नंबर, ईमेल और पासवर्ड आप देख सकते हैं कि हमारे पास होवर आ रहा है। सही है, ये बूटस्ट्रैप है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने फिर PHP स्टार्ट कर दी अपनी। सही है, PHP हमने वापसी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे अब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो डेटा वापसी सेलेक्ट कर रहे हैं एक बार, ये सेलेक्ट ID, यूज़र नेम और पासवर्ड। सही है, ये 3 चीज़ें हम सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम लॉगिन टेबल। सही है, ये टेबल का नाम है। और यहाँ पे हमने वही क्यूरी को रन किया और फिर नंबर ऑफ़ रोज़ फेच किया। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ फेच करने के बाद चेक भी करवा दिया कि अगर वो ग्रेटर देन 0 यानी रोज़ हमारे पास मौजूद है। और अगर सेंस बनता है तो रोज़ मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि अगर सक्सेसफुल लॉगिन है यानी एक रो तो मौजूद है, तो सेंस तो बनता है रो मौजूद है। और वाइल लूप के ज़रिए हमने फैच एसोसिएशन से क्या होता है कि एक तरीके से रोज़ जो होती है वो एरएस की फॉर्मेट में आ जाती है। अभी जितनी भी रोज़ होगी वो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, यानी जितनी भी इंडेक्स होंगे उस पर कैप्चर हो जाएगा इंडेक्स में। तो हम रोज़ को यूज़ करते हैं और इसके बाद इंडेक्स में आप 0 भी दे सकते हो यहाँ पे, यानी 0, 1, 2, या तो अपनी एट्रीब्यूट का नाम दे सकते हो। सही है, जो एट्रीब्यूट आपने यूज़ किया है यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो एट्रीब्यूट जो है वो ID, यूज़र नेम और पासवर्ड जो एट्रीब्यूट है वो है। तो एट्रीब्यूट का नाम, इसके बाद टेबल डेटा बंद कर दिया, यानी अब दूसरे डेटा पे जाएंगे हम TD, और फिर यूज़र नेम, फिर टेबल डेटा बंद कर दिया, फिर थर्ड पे जाएंगे पासवर्ड। और ऐसे हम इसको इको करवाते जाएंगे जब तक हमारे पास जो रोज़ है वो जितनी भी रोज़ फैच हुई है। सही है, और फिर हमने यहाँ पे बॉडी बंद करवा दी। और हमने एक और बनाया है फॉर्म में, जिसको हम लॉगआउट PHP की तरफ जाएंगे। सही है, ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये लॉगआउट का जो बटन है। सही है, तो ये हमने बटन बनाया है और इसका अपना फंक्शन है कि जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करें तो हम ये जो लॉगआउट PHP यानी ये वाला जो फाइल है, सही है, इस फाइल पर रीडायरेक्ट होंगे। और इस फाइल से क्या होगा कि हम इसका नाम लॉगआउट है। सही है, और यहाँ पे फॉर्म बंद कर दिया हमने। और ये ऊपर जो एरर का था, अगर ID और पासवर्ड गलत है तो इससे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर ये बटन जो है वो इस सेट है, यानी इस बटन प्रेस हुआ है। सही है, जो इसका नाम है, सही लॉगआउट नाम है इसका, अगर ये प्रेस्ड होता है तो क्या करो, लोकेशन, इसका हेडर, ये मैंने सिखाया है PHP के पुराने ट्यूटोरियल्स के अंदर, मैंने सिखाया कि कैसे हेडर यूज़ होता है। और ये हेडर हमने यूज़ किया है, और इससे क्या होगा, लोकेशन, और फिर हम वापसी इंडेक्स पे लोकेट कर देंगे। इसका मतलब है लॉग आउट हो जाएंगे। सही है, तो यहाँ पे हम लॉग आउट हो जाएंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं। हम देख लेते हैं इसको परफॉर्म करके। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं लॉग आउट हो रहा हूँ। और अब मैं अगर दूसरा नाम लिखता हूँ समीर और ABCD, सही है, हम ये लिखते हैं, देखते हैं, और ABCD। अगर मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो भी लॉगिन हो रहा हूँ मैं। सही है,
तो यहाँ पे हमारे पास ये भी इम्प्लीमेंटेशन ख़त्म होती है। और अब हम अपने फाइनल टास्क की तरफ जाते हैं और उसको देख लेते हैं कि हम उसको आपके लिए टास्क कैसे परफॉर्म होता है वो। तो हम अपने लास्ट फाइनल टास्क की तरफ आ गए। यहाँ पे आपको सिंपल एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन फॉर्म बनाना है। मैंने आपको लॉगिन फॉर्म बना के दिखा दिया है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, यानी हमने ऊपर भी इम्प्लीमेंट किया और यहाँ पे हमने सेशंस भी मतलब सेशंस को भी यूज़ किया है। सही है। तो सिंपल ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमारे पास नेम होगा, ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। हम इसको रजिस्टर करेंगे तो हम रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाएंगे और हमारा जो डेटा जो होगा वो डेटाबेस पे सेव हो जाएगा। और फिर इसके बाद लॉगिन फॉर्म है जिसके अंदर हम अपने जो डेटा इंसर्ट करते हैं, तो हम अपने इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, डैशबोर्ड के ऊपर, कि आप लॉगिन हो गए। और अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो बता देंगे कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। सही है। इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो ये मैं इसका आपको कोड नहीं, इसका जो सोर्स कोड है वो दिखाऊंगा नहीं। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सोर्स कोड का, आप हेल्प के लिए अपने इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ तो अपने इस फॉर्म यानी लॉगिन फॉर्म की तरफ आता हूँ और यहाँ पे मैं अपना लॉगिन डेटा डाल सकता हूँ। फॉर सपोज अगर मैं डेटा डालता हूँ समीर, और पासवर्ड अब मुझे याद नहीं है, तो अगर मैं पासवर्ड कुछ भी डाल सकता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ तो वो बता देगा कि इनकरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड। सही है। तो अब इसके लिए जो पासवर्ड होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अब मुझे अपना डेटा याद नहीं है, अब मैं रजिस्टर भी करके दिखा देता हूँ। सही है। तो मैं रजिस्टर करता हूँ, यहाँ पे जो नाम है वो मैं दे देता हूँ। सही है, बिलाल DNL। सही है, ऐसा कर देता हूँ। सही है, ऐसा नाम दे देता हूँ। आप इसमें एंट्रीज इनपुट जो फील्ड्स है वो ज़्यादा लगा सकते हो। और पासवर्ड में ASMS@gmail.com। सही है, ये दे देता हूँ। और जो पासवर्ड है वो रैंडम, अभी रैंडम नहीं देना हमें, अभी हमें ऐसा पासवर्ड देना जो हमें याद रहो। तो ABCD, सही है, ABCD सही पासवर्ड है। और मैं रजिस्टर करता हूँ तो मुझे दिखा देगा कि योर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। सही है। अब मैं लॉगिन करूँगा तो बिलाल DNL हमारे पास नाम था और पासवर्ड जो था वो ABCD। और मैं अब लॉगिन करूँगा तो हमारे पास जो होगा वो हम है ही बिलाल DNL आ जाएगा, यानी डे नाइट लर्निंग। और यू आर इन यूज़र डैशबोर्ड पेज। सही है। अब हम यूज़र डैशबोर्ड पेज पर है। और अगर मैं अब अगर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हम इसी पेज पे है, हम कहीं और नहीं जा रहे। सही है। जैसे हम अपनी लॉगिन फॉर्म के अंदर जा रहे थे क्योंकि इसके अंदर हमने सेशंस इस्तेमाल किए। और मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो हम वापसी अपने लॉगिन पेज की तरफ रिडायरेक्ट हो जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे जो हमारी जो वीडियो है वो मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मेरे ख्याल से 1 आवर तक पहुँच गई है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, मैंने बहुत मेहनत की इसको बनाने में, तो आप ज़रूर इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अगर बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ आ रही थी तो इसका मतलब है कि यहाँ पे छोटे बच्चे जो है वो बाहर जो खेल रहे थे, उनके प्ले टाइम था, तो वो इसलिए छोटे जो होते हैं वो शोर करते। तो उसको इग्नोर करना। मैं इसको फ़िल्टर लगाने की कोशिश करूँगा अपने इस वॉइस के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और अपने जो दोस्त है जो वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो उसको साथ भी शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।